दक्ष एक पल के लिए हैरान हो गया। लिटिल वाइफी, तुमने अभी क्या कहा? यही कि मैं मेरी जिंदगी पर खुद का कंट्रोल चाहती हूँ। दक्ष बोला, नहीं ये नहीं, उससे पहले। आरोही फिर सोचकर बोली, आप बहुत पावरफुल है, मैं चाहूँ भी तो आपके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। ये सुनकर दक्ष अपने दांत पिसते हुए बोला, लिटिल वाइफी। आरोही समझ गए कि दक्ष क्या सुनना चाहता है, तो वो हंसते हुए बोली, यही कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और चाहूँ भी तो कभी आपसे दूर नहीं जा सकती हूँ। जैसे ही दक्ष ने आरोही के मुंह से ये सुना, उसने आरोही को अपने तरफ खींच लाया और उसे पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। इस बार की पहली वाली सारी किस्से से अलग थी। आरोही को ऐसा लग रहा था कि दक्ष उसे पूरा का पूरा निगल ही जाएगा, पर फिर भी उसने उसे नहीं रोका, उसे वो करने दिया जो वो करना चाहता था। भले ही वो बाहर से शांत लग रही थी, पर वो ही जानती थी कि वो कितना घबरा गई थी। उसका दिल उसके मुंह तक आ गया था। सच में उसने दक्ष को धमकी देने की कोशिश की थी। भले ही उसे पता था कि ये बहुत ही खतरनाक था, पर उसका ऐसा करना जरूरी थी, वरना दक्ष कभी भी उसे खुलकर जिंदगी जीने नहीं देता। भगवान की दया से सब सही रहा, उसका काम भी हो गया और डेविल भी शांत हो गया। उसे लगा नहीं था कि दक्ष पर ये तरीका काम करेंगे, पर कर गया, ये उसके लिए अच्छा था। दक्ष तब का आरोही किस करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया, उसके बाद उसने उसे छोड़ दिया। दक्ष आरोही की नीली आंखों को देखते हुए अपनी भयानक आवाज में बोला, लिटिल वाइफी, मुझे कभी धोखा देना के बारे में सोचना भी नहीं, वरना मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता है। आरोही पूरी तरह ब्लांक हो चुकी थी। नहीं पिछली जिंदगी में, नहीं इस जिंदगी में वो दक्ष को समझ पाई थी। उसे नहीं पता था कि दक्ष उसे लेकर इतना पजेसिव क्यों था। उसकी पिछली जिंदगी में उसने चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की दक्ष से छुटकारा पाने की, लेकिन दक्ष ने उसे कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दिया। सोनाली ने उसका दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए उसने उसकी बातों में आकर वो सब किया जिससे दक्ष उसे छोड़ दे। यहाँ तक कि उसने बदतमीजी की भी सारी हदें तक पार कर दी, पर फिर भी दक्ष ने कभी भी उससे कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों था उसे नहीं पता। क्या दक्ष को उस पे गुस्सा नहीं आता था? फिर उसने कभी उसे कुछ कहा क्यों नहीं? भले ही बाद में उसे दक्ष से प्यार हो गया और फिर वो प्रेग्नेंट भी हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन में उसकी सारी दुनिया पलट गई। दक्ष को पुलिस पकड़ कर ले गई और सोनाली ने उसे और उसके बच्चे को मार दिया। अपने बच्चों को याद करके उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई। सच में वो पिछली जिंदगी में वो एक बेवकूफ थी, लेकिन अब जो भी वो सोचती है तो उसे लगता था जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उसी के लायक थी। दक्ष ने उसे कितना प्यार किया, लेकिन उसने कभी उसके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं की। उससे हमेशा रूडली बात की, हमेशा गलत समझा, वो भी किसके कहने पर, अपनी वो बहन के, जिसे जलन में आकर उसे और उसके बच्चे को इतनी बेरहमी से मार दिया। अगर उस समय उसके साथ वो सब नहीं हुआ होता तो उसे कभी भी सोनाली की सच्चाई पता नहीं चलती। लेकिन वो जब इस बारे में सोच रही थी तो उसके दिल के किसी कोने में अभी भी दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने सच में उसे दिल से अपनी बहन माना था, लेकिन उसकी बहन ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया था। उसने उसी समय सोच लिया था कि वो अपना बदला जरूर लेगी, और उसके लिए वो चाहती थी दक्ष उस पे भरोसा करे, वरना जो वो करना चाहती है वो चाह कर भी नहीं कर पाएगी। दक्ष ने जब आरोही की एक्सप्रेशन बदलते हुए देखे तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। भले ही वो उसके साथ थी, पर उसका दिमाग कहीं और था। उसने ध्यान से आरोही की तरह देखा, पर उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या सोच रही थी, पर वो बता सकता था कि कुछ सही नहीं था। आरोही की आंखें पूरी तरह लाल थी, उसके सांसें भी काफी भारी लग रही थी। आरोही को इस तरह देखकर एक पल के लिए दक्ष घबरा गया। वो जल्दी से आरोही को उसके कंधे से झकझोरते हुए बोला, वाइफी, लिटिल वाइफी, तुम ठीक हो? वो कब से उसे बुला रहा था, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, जैसे वो ब्लैक आउट हो गए हो। वही दक्ष के इस तरह करने से आरोही जल्दी से अपने होश में आए और उसने दक्ष की तरफ देखा, और वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उसे सच में आज अपने बच्चे की बहुत याद आ रही थी। सिर्फ और सिर्फ उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया था। अगर वो इतनी बेवकूफ नहीं होती तो सोनाली कभी भी उसके साथ वो सब नहीं कर पाती। आरोही को इस तरह रोता देख दक्ष की एकदम से काली हो गई, लेकिन फिर भी उसने उसे कुछ नहीं कहा, बस प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगा। वो समझ रहा था कि ऐसा कुछ भी था जो उसे आरोही के बारे में नहीं पता था। उसे बचपन से लेकर अभी तक आरोही के बारे में हर छोटी सी छोटी बात पता थी। वो कब क्या करती है, उसे क्या पसंद है, उसके दोस्त, उसका बिहेवियर, सब कुछ। लेकिन जब से आरोही हॉस्पिटल से वापसी आई थी उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया था। वो कोई दूसरी ही आरोही लग रही थी जिसके बारे में उसने सुना था, और जब वो उससे पहली बार मिला था तभी उसने ये बात नोटिस कर ली थी।
लेकिन उसने कभी भी आरोही से इस बारे में कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसे पता था कि आरोही उसे कुछ नहीं बताएगी, लेकिन उसे जल्द से जल्द पता करना होगा कि किसकी वजह से उसकी लिटिल वाइफी इतनी दुखी थी। 10 मिनट बाद आरोही जब पूरी तरह शांत हो गए तो उसे ध्यान आया कि उसने अभी अभी क्या किया। वो सच में आज खुद के इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाए। अब पता नहीं वो दक्ष को क्या जवाब अगर उसने उसे पूछा कि वो इस तरह क्यों रही थी। उसने सोचा था कि वो स्ट्रांग थी, लेकिन नहीं, वो आज मैं अपने बच्चों को याद करके खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, नहीं वो ऐसे टूट नहीं सकती थी। उसे अभी बहुत कुछ करना था, उसे अपना बदला लेना था, अपना नाम कमाना है। और रहे बात बच्चे की, तो पिछली जिंदगी में न सही लेकिन इस जिंदगी में तो उसका बच्चा हो ही सकता है। आरोही ने धीरे से दक्ष की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तभी दक्ष उसके माथे पर एक किस करते हुए बोला, क्या अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा था? वो हाँ मैं तो भूल गए हब्बी। फिर जल्दी से दक्ष को हाथों पर लाइट किस करते हुए बोली भी हब्बी शाम को मिलते ही, ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली। वैसे भी वो अपनी दक्ष के सवालों से बचाना चाहती थी। आरोही के वहां से जाते ही दक्ष के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने अपना फोन निकला और किसी को फोन लिया और कुछ देर कल पर बात करने के बाद वो वहां से चला गया। क्या दक्ष को आरोही को रिबॉट के बारे में पता चल जाएगा? क्या होगा उसका रिएक्शन जब उसे इस बारे में पता चलेगा? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। डॉट डॉट 10 मिनट बाद आरोही जब पूरी तरह शांत हो गए तो उसे ध्यान आया कि उसने अभी अभी क्या किया। वो सच में आज खुद के इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाए। अब पता नहीं वो दक्ष को क्या जवाब अगर उसने उसे पूछा कि वो इस तरह क्यों रही थी। उसने सोचा था कि वो स्ट्रांग थी, लेकिन नहीं, वो आज मैं अपने बच्चों को याद करके खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, नहीं वो ऐसे टूट नहीं सकती थी। उसे अभी बहुत कुछ करना था, उसे अपना बदला लेना था, अपना नाम कमाना है। और रहे बात बच्चे की, तो पिछली जिंदगी में न सही लेकिन इस जिंदगी में तो उसका बच्चा हो ही सकता है। आरोही ने धीरे से दक्ष की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तभी दक्ष उसके माथे पर एक किस करते हुए बोला, क्या अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा था? वो हाँ मैं तो भूल गए हब्बी। फिर जल्दी से दक्ष को हाथों पर लाइट किस करते हुए बोली भी हब्बी शाम को मिलते ही, ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली। वैसे भी वो अपनी दक्ष के सवालों से बचाना चाहती थी। आरोही के वहां से जाते ही दक्ष के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने अपना फोन निकला और किसी को फोन लिया और कुछ देर कल पर बात करने के बाद वो वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री विला। रुद्रम आर्या को उसके कमर से पकड़कर खुद से चिपकाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अब बताओ वाइफी तुम सुबह रो क्यों रही हो? बोलो हाँ। इतना बोल रुद्रम ने आर्या के माथे से अपने माथे को जोड़ लिया। रुद्रम के यूं आंखें खींचने से आर्या सीधे रुद्रम के बाहों में जा गिरी और उसका सर रुद्रम के सीने में जा धंसा था, जिससे आर्या की आंखें बंद ही गए। लेकिन रुद्रम का सवाल सुन आर्या को एक बार फिर से वो सब कुछ याद आ गया जो उसने नीचे रुद्रम और निखिल के मुंह से सुना था। सुबह का समय जब आर्या रेडी होकर बाहर आए तो उसने सुना कि रुद्रम ने उससे बदला लेने के लिए शादी की थी। वो उसे कभी भी दिल से पत्नी नहीं मानेगा और वो किसी और से प्यार करता है। भले ही आर्या को पता था कि रुद्रम ने उससे बदले लिए शादी की थी, पर उसे नहीं पता था कि रुद्रम किसी और से प्यार करता है। उस समय रुद्रम के मुंह से ये सुनकर आर्या का दिल टूट गया और वो खुद से संभाल नहीं पाए और वहीं पर फुट फुट कर रोने लगी। ये सब याद आते ही आर्या रुद्रम की पकड़ से खुद को छुड़वाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, छोड़िए। मुझे पता है कि आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है और न ही आप मुझे अपनी पत्नी मानती है, इसलिए अपना ये झूठा दिखावा करना बंद कीजिए कि आपको मेरी परवाह है। छोड़िए मुझे। जाइए आप अपनी उस लड़की का नाम है हाँ शिवानी, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके बाहों में आपको सुकून मिलता है, ये जबरदस्ती का रिश्ता आपको निभाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? छोड़िए मुझे। रुद्रम आर्या के मुंह से ये सारी बातें सुनकर हैरान था। वो आर्या को खुद को उसकी पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करते हुए देख रहा था। वो देख रहा था कि किस तरह आर्या उससे दूर जाना चाहती है। ये सब देखकर रुद्रम को गुस्सा आ गया और वो आर्या के बालों को कसकर पकड़ के खुद के मुंह के बेहद करीब करते हुए बोला, वाइफी तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम मुझसे इस तरह बात करो, और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम अपने इस जाबन से शिवानी का नाम लो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है वाइफी कि तुम मुझे ये बता सको कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और मुझे तुम ये बताने वाली कोई नहीं होती कि मुझे किसकी बाहों में सुकून मिलता है, समझी?
रुद्रम को इतने गुस्से में देख भी पता नहीं क्यों पर आज आर्या को डर नहीं लग रहा था, बस रुद्रम के मुंह से अपने लिए इतने कड़वे और तीखे शब्द उसके दिल में चुभ रहे थे। रुद्रम आगे आर्या को बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर चढ़ते हुए बोला, और क्या कहा वाइफी तुमने कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ और मैं रिश्ता जबरदस्ती निभा रहा हूँ? तो हाँ, निभा रहा हूँ मैं ये रिश्ता जबरदस्ती। इतना बोल रुद्रम ने आर्या के साड़ी का पल्लू को उसके सीने से एक झटके के साथ हटा दिया और उसके सीने को अपने हाथों से बड़े ज्यादा से सहलाते हुए सनक भरी आवाज में बोला, लेकिन वाइफी ये शादी भले ही मैंने मजबूरी में की हो, लेकिन मैं इसे अपने पूरे तन और मन से निभा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे इस जिस्म की लत लग गई है मुझे और इसे लत को रुद्रम अग्निहोत्री छोड़ दे ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए वाइफी आइंदा से ऐसी बातें अपनी जुबान से क्या अपने दिल में भी सोची ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोल रुद्रम आर्या के सीने को ब्लाउज के ऊपर से ही चूमने लगा और एक हाथ से दबाने लगा। आर्या को ऐसा लग रहा था कि इस आदमी को अपने शरीर से इतना दूर भेज दे कि वो उसे देखना तो दूर उसे महसूस भी ना कर पाए। रुद्रम के इस तरह से खुद के उभारों को चूमता और छूता देख आर्या के बॉडी गर्म होने लगी थी। वो अपने पैरों को अपने पैरों से मलने लगी। आखिर कुछ भी वो रुद्रम से बहुत प्यार करती थी और रुद्रम को अपने इतने करीब देखकर उसकी बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट करने लगी थी। वही रुद्रम का हाथ धीरे धीरे उसके उसके पेट को सहला रहा था। रुद्रम भी अब पूरी तरह गर्म हो चुका था। अब वो किसी भी हाल में आर्या को अपने अंदर चाहता था। रुद्रम के हाथ पता नहीं कब आर्या के साड़ी के प्लेट्स तक पहुंच गए और उसे निकालने लगा। आर्या को जब यह एहसास हुआ तो उसकी सारी रोमांटिक्स फीलिंग एक पल में गायब हो गई और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। आर्या ने एक जोरदार धक्का रुद्रम को मारा। रुद्रम इसके लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं था, जिस वजह से खुद को संभाल नहीं पाया और सीधे बेड के नीचे जा गिरा। रुद्रम को जब एहसास हुआ कि आर्या ने उसे बेड से धक्का मारा है तो उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई और गुस्से में जोर से चिल्लाया, आर्या। रुद्रम को इतने गुस्से में देखकर भी आर्या को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो भी गुस्से में बेड से उठी और अपनी साड़ी को उतार कर बेड पर फेंकते हुए और चिल्लाते हुए रुद्रम के पास जमीन पर बैठते हुए बोली, क्या क्यों गला फाड़ रहे हैं और ये अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लेना की सोचिएगा भी नहीं, और आप मुझे वाइफी बुलाते हैं तो वही बुलाए समझे, और खबरदार मेरे करीब भी आने की कोशिश की तो आपको जान से मार दूंगी। अगर मार ना पाऊं मगर मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूंगी जिससे आप मर ही जाओगे। और क्या कहा आपने? आपको मेरे जिस्म की लत लग गई है? तो मिस्टर रुद्रम अग्निहोत्री, मैं आपको एक बात बता दूं कि अब आप ये लत कहीं और जाकर लगानी होगी, क्योंकि अब आपके सामने खड़ी है आर्या, वो कमजोर आर्या नहीं आया जिस पे आप जब चाहे जबरदस्ती कर सके। मुझे लगा था कि आप बदल गए हैं, लेकिन मैं बेवकूफ थी जो बहकावे में आ गई, लेकिन अब और नहीं, मैं समझ गई हूँ आप कभी नहीं बदल सकते हैं। आप मेरे पति न होते तो आपको वो हाल करती कि आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि आप मेरी पति है। लेकिन कोई बात नहीं, ये आखिर बार है जब मैं आपको छोड़ रही हूँ। अगर आपने आगे ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलाकर आर्या बाथरूम की तरफ जाने लगी। वही रुद्रम आर्या का ये रूप देखकर अभी तक सदमे में था। ये अचानक से आर्या के अंदर कौन सी काली माँ की आत्मा आ गई थी जो वो उसे ऐसी धमकी देकर चली गई। जहां थोड़ी देर पहले रुद्रम के चेहरे पर शोक के भाव थे, वो बादल कर गुस्से का रूप ले लिया था और वो अपनी काली आंखों में आग लिए आर्या को देख रहा था जब बाथरूम की तरफ जा रही थी। इधर आर्या जैसे ही रुद्रम को सुनाकर पीछे मुड़ी, उसका चेहरा दर्दे भर गया। जो थोड़ी देर पहले जो हिम्मत उसके चेहरे थी वो अब कहीं फुर होकर उड़ गई थी। आर्या धीरे धीरे बाथरूम की ओर जा रही थी और भगावन से प्रार्थना कर रही थी, हे भगावन बचा लो मुझे इस राक्षस से। जोश जोश में मैंने इतना कुछ तो बोल दिया, पर अब आप तो जानते ही हो कि बोलने और करने में कितना फर्क होता था। बस इतना कृपा करो भगावन मुझ पर कि मुझे आज सही सलामत रहने देना। अगली बार से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आर्या अभी भगावन से अपने आप को बचाने के लिए भीख मांगी ही रही थी कि तभी अचानक से उसके अपनी कलाई पर एक तेज पकड़ का एहसास, जिसे महसूस कर आर्या अपनी शक्ल रोनी सी बनाकर खुद से मन में ही बोली, लो जाग उठा शैतान। पर आर्या तू डर मत, बस हिम्मत से काम ले, और जो थोड़ी देर पहले जिस गुस्से से तूने रुद्रम जी से बात की थी ना, बस उसी रोक की जरूरत ही तुझे। इतना बोल आर्या खुद को हिम्मत देने लगी। आर्या इस वक्त सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में ही थी, जिसमें उसका तराशा हुआ बदन किसी अप्सरा की तरह लग रहा था। आर्या ने एक गहरी सांस ली और गुस्से से पीछे मुड़कर रुद्रम से बड़े ही रोब से बोली, क्या है आपको? इतना सब सुनने के बाद भी चैन नहीं है? मैंने बोला ना अपने बदन की गर्मी। इतना बोलते बोलते आर्या एकदम से चुप हो गई। ये जो रोब और गुस्सा अभी आर्या के चेहरे पर था वो कहीं उड़ ही गया और उसकी जगह घबराहट और डर ने ले ली थी, क्योंकि इस वक्त रुद्रम किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। रुद्रम गुस्से से आर्या की घूर रहा था और आर्या के चेहरे और डर और घबराहट देखकर रुद्रम के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई और ये देखकर आर्या के पसीने छूटने लगे।
रुद्रम आर्या के बाल को पकड़ उसे खींचते हुए बोला, हाँ तो वाइफी तुम कुछ बोल रही थी, क्या थी वो बात? रुद्रम याद करते हुए बोला। आर्या हकलाते हुए बोली, ना ना नहीं तो मैं कहाँ कुछ बोल रही थी आपको। भा भला मेरी कहाँ इतनी हिम्मत कि आपको कुछ बोल सकूं, जरूर आपने कुछ गलत सुना होगा। आर्या की बात सुन रुद्रम की पकड़ आर्या के बालों पर और कस गई और वो बोला, ना बीबी तुम अपने पति को बहुत ही हल्के में ले रही हो, 2-4 बार तुमसे अच्छे से बात क्या कर ली तुमने, तो मुझे हल्के में लेना स्टार्ट कर दिया। इतना बोल अचानक ही रुद्रम आर्या के बाल को छोड़ उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपने पास लाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो क्या कहा था तुमने वाइफी कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ना पुकारूं, तो क्या तुम किसी और के मुंह से अपना नाम सुनना चाहती हो? फिर वो आर्या के कमर को और कसते हुए बोला, अगर ऐसा चाहती हो तो भूल जाओ वाइफी, क्योंकि इस जन्म में तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। आर्या को बहुत दर्द हो रहा था पर वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, दर्द से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये सब देखकर भी रुद्रम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्रम आर्या को खींचते हुए बाथरूम के अंदर ले गया और उसे शावर कर नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर दिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। शावर से निकलता पानी रुद्रम और आर्या को भिगो रहा था। आर्या का चेहरा इस वक्त नीचे था, वो डर से कँप रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपना चेहरा उठाकर रुद्रम को देखने की। रुद्रम बस एकटक आर्या देख रहा था, उसके कानों में बार वही शब्द गूंज रहे थे जो थोड़ी देर पहले आर्या ने उससे कहा था। रुद्रम आर्या के साथ क्या करेगा? ये शिवनी कौन है? क्या सच में रुद्रम उसे प्यार करता है? अब आगे क्या होगा रुद्रम और आर्या की जिंदगी में? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।